अब हम लोग का शुरू होगा जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, जब भी कोई कोनिक सेक्शन बोल देता है तो उसका मतलब क्या होता है। देखो ये जितनी भी कोऑर्डिनेट है ये सबकी सब हमें कैसे मिली है, ये सबकी सभी हमें जो है कोन के सेक्शन से मिली है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कोनिक सेक्शन। कोन का सेक्शन मतलब कोन मतलब शंकु। तो यहाँ पे कैसे ये मिलती है हम लोग को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये कोन है, ये ठीक। अब इस कोन में जब हम लोग इस कोन को बिल्कुल सीधा इस तरीके से काट देते हैं, तो इस तरीके से काट देने पर जो हमें मिलता है इसको बोलते हैं सर्कल, मतलब वृत्त। अब जब इसी चीज को हम लोग इस तरीके से थोड़ा तिरछा काट देते हैं, ये ऐसे, तो हम लोग को जो है जो मिलता है इसको बोलते हैं हम लोग इलिप्स, मतलब दीर्घ वृत्त। और जब इसी कोण को हम लोग इस तरीके से काटते हैं, ऐसा काट दें, तो ये काटने में हम लोग को नीचे इस तरीके से दिखेगा, और ये जो हम लोग को दिखता है इसी का नाम होता है पैराबोला, यानी परवलय। और अब यहाँ पर फिर उसके बाद अगर हम इस कोण को इस तरीके से काट देते हैं, ये ऊपर भी नीचे भी, तो ये हमको नीचे ऐसे दिखेगा और ऊपर ऐसे दिखेगा। तो ये जो हम लोग को फिगर मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला, यानी कि अतिपरवलय। ठीक, तो देख रहे हैं कि सारी चीजें हमें एक कोन के सेक्शन से ही मिल रही हैं, इसी का नाम क्या है, कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन की इक्वेशन ये क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है, यानी शांकों का व्यापक समीकरण। तो यानी यहाँ पे होता क्या है शांकों का व्यापक समीकरण, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। अब इसी के अंदर सारी चीज़ें छुपी रहती हैं। अब जब चूंकि इसी के अंदर सारी चीज़ें छुपी रहती हैं तो कैसे वो निकाली जाती हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले इतना लिख लो इसमें। तो ये सारी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस डेल्टा के ऊपर। डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविक्त कर। ये क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। इसको ऐसे भी याद किया जाता है, और इसी बात को हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। लिखने का तरीका ध्यान कर देंगे, ABC FGH FGH याद हो गया। और अब इस डेल्टा में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से ABCFGH की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और उसको रखने के बाद क्या होगा कि इस अगर डिटरमिनेंट को, सारणी को मैं हल करूंगा तो ये डेल्टा की वैल्यू तो 0 आएगी या तो नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पे दो केस बन जाते हैं। दो केस ये हो जाता है, केस फर्स्ट कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 है, तो अगर ये डेल्टा का वैल्यू 0 होगा तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन यानी ये व्यापक समीकरण जो प्रदर्शित करेगा वो करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी रेखा युग्म का समीकरण। पहले ये चैप्टर हम लोग को सिलेबस में था पूरा, अभी ये सिलेबस में नहीं है, वरना ये भी तब चलता रहता था। तो तुम लोगों ने भी नहीं पढ़ा है क्योंकि है ही नहीं, तब बहुत टाइम से हट गया। तो लेकिन कुछ चीजें बस ध्यान रखनी रहती हैं। क्या ध्यान रखनी रहती हैं कि अब जैसे हमने बोला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर दो लाइनें होंगी। तो जब दो लाइनें होंगी तो कैसी कैसी हो सकती है, इसके ऊपर ये बात हो रही है। तो पहली कि h² माइनस AB का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके अंदर कैसी लाइनें मिलेंगी,
रियल एंड अनइक्वल। दूसरा जो मिलेगी एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, रियल एंड इक्वल यानी कि वास्तविक कॉमा भिन्न भिन्न, और यहां पर वास्तविक कॉमा समान। और यहां लास्ट जो मिलेगी हम लोग को एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, ये यहां पे क्या आएगी, इमेजिनरी आएगी। यानी कि अब इसको नोट कर लेंगे, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो केस सेकंड में ये आता है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो जब डेल्टा 0 नहीं होगा तब क्या क्या होगा। तो पहला पॉइंट कि अगर ये सर्किल है यानी कि वृत्त, तो ये तब संभव होगा जब नंबर 1 क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के। भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर होता है वृत्त में। दूसरा कि वृत्त के समीकरण में, सर्किल की इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दूसरा पैराबोला यानी कि परवलय है। तो ये पैराबोला तब होता है जब एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 होता है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू को 0 करने का मतलब ये होता है, इसका भाषा में भी मतलब होता है। क्या मतलब होता है, सेकेंड डिग्री टर्म मेक्स परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड डिग्री की टर्म जो होंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, मतलब द्वितीय घात के जो पद होंगे वो पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तीसरा आता है हम लोग का फिर इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। ये दीर्घवृत्त तब होगा जब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 से छोटी होगी। चौथा हाइपरबोला यानी कि अतिपरवलय। ये एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। और इसी में एक बात और है कि अगर किसी ने बोल दिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी समकोणीय अतिपरवलय, तो उस केस में एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, साथ में उसमें क्या होगा, a प्लस बी बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो वो इसमें नहीं लिखा जाएगा, केवल इतना ही लिखेंगे। ये आगे बात, अब इसको लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, शांकों की परिभाषा। शांकों की परिभाषा क्या होती है, एस पी अपॉन पी एम बराबर ई। ई क्या होती है, एसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता। अब ये एस पी और पी एम क्या होता है, पूरी कोऑर्डिनेट में कोई अगर कहता है हमें डेफिनेशन बताओ, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसी से वो डेफिनेशन निकाली जाती है। कैसे निकलती है, यहाँ से ये एक फिक्स लाइन है, ये एक पॉइंट एस है, इस एस का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, और इस एस को हम लोग बोलते हैं फोकस। और ये फोकस कैसा है, यानी कि नाभि। और ये कैसा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट यानी कि निश्चित बिंदु। और एक ये पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये क्या है, वेरिएबल पॉइंट है यानी कि चर बिंदु। और ये है
फिक्स्ड लाइन, निश्चित रेखा, और इस फिक्स लाइन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि नियता। इसकी इक्वेशन अगर हम लोग मान लें, इसका समीकरण, तो हमने मान लिया वो Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 है। और अब m क्या होता है, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे sp क्या है, एक p पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और वेरिएबल पॉइंट से फिक्स लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, इनका रेशियो ही एसेंट्रिसिटी कहा जाता है। यानी चर बिंदु के निश्चित बिंदु से दूरी और चर बिंदु की निश्चित रेखा से बीच की दूरी का जो अनुपात होता है वो उत्केंद्रता कहलाता है। और इसमें e की अलग अलग मान के लिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो sp बराबर EPM लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो ये sp बराबर EPM को मैं लिख सकता हूँ। sp क्या होगा, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये x माइनस एल्फा होल ऑफ स्क्वायर y माइनस बीटा होल ऑफ स्क्वायर बराबर e, और उसके बाद अब p पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस, यानी बिंदु P से रेखा पर लंबवत दूरी। x वाला पॉइंट x की जगह आ गया, y की जगह y ही रहेगा, और अपॉन में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। और अब e की अलग अलग वैल्यू के लिए क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले e की वैल्यू जब इन्फिनिटी होती है तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा। असल में शांकों को काटने पे रेखा भी मिलती, कैसे, अगर बिल्कुल ऊर्ध्वाधर ऐसे काट दो तो नीचे जैसे प्लेन जैसा दिखेगा, ये प्लेन कैसे, लाइनों से मिलके ही बना है। अगर e का वैल्यू 0 होता है तो ये सर्किल होता है, वृत्त। अब इसीलिए क्या होता है कि अब पैराबोला से एक नया पॉइंट और जुड़ना शुरू होता है, फोकस यानी नाभि। सर्किल तक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि e की वैल्यू 0 है। आपको कहता है कि नहीं सर्किल में भी फोकस बताओ, तो वो कहाँ होता है, सर्किल में फोकस जो होता है वो हमेशा उसकी परिधि के ऊपर होता है, परिधि के ऊपर, इसके यानी सरकमफ्रेंस के ऊपर होता है। e का वैल्यू 0 करोगे, sp की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वेरिएबल पॉइंट तो इसी के ऊपर ही होगा, और sp की वैल्यू 0 होने का मतलब s और p पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ गए कि नहीं आ गए, और ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो इसका मतलब अगर कोई हमसे पूछता है सर्किल का फोकस कहाँ है, यानी वृत्त का नाभि कहाँ है, तो हम कहेंगे उसकी परिधि के ऊपर स्थित है। उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका नाम फोकस हो गया। e की वैल्यू जब 1 होती है तो ये पैराबोला होता है। e का वैल्यू 1 से छोटा, 0 से बड़ा, तो ये इलिप्स होता है, दीर्घवृत्त होता है। e का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, हाइपरबोला होता है, यानी अतिपरिवलय होता है। और अगर e का वैल्यू √2 होता है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी कि समकोणीय अतिपरिवलय होता है। इसको अब नोट कर लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये L और L डैश, इसको बोला जाता है एंड ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि नाभिलंब के शीर्ष, ये a, 2a और ये a, -2a होता है। अब यहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं लिखने की, लेकिन उससे पहले जान लो ये सब इक्वेशन बनी कैसे हैं। जैसे अब ये सब क्या है, ये 4 पैराबोला हुए, हमें ये स्टैंडर्ड है। कैसे बनाते हैं, अभी हम लोगों ने पता है किया था कि जो पैराबोला है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से e की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से sp बराबर pm हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब s क्या है, 1, 0, p पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर ही तो होगा, तो p पॉइंट तुमने क्या ले लिया, x, y, और m यहाँ पे
ये s हो गया, ये बनाएगा नहीं कोई फिगर में x y वाला, ये जो मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये हुआ क्या यहाँ से कि SP को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो ये x माइनस ए होल ऑफ स्क्वायर y माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर, और ये x की जगह x ही रहेगा अपॉन, और y इसमें है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर y स्क्वायर बराबर, अब इसके स्क्वायर को ओपन कर लोगे तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर 4ax आ गया, ये इसका रिजल्ट बन गया इक्वेशन। अब ये सब है क्या, देखो पहले के टाइम में जब पैराबोला चलता था ना तो वो सब ऑब्लिक भी रहता था, हालांकि ऑब्लिक हम तुमको अभी भी हम भी बताएंगे थोड़ा, है ना, लेकिन क्या था, पैराबोला कोई जरूरी थोड़ी कि वो केवल ऐसे ही दिखे, वो ऑब्लिक भी हो सकता, ऑब्लिक का मतलब तिर्यक, इस तरीके से। सबसे पहले तो हम ध्यान रख रहे थे ये कौन सी लाइन है, इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, यानी परवलय का अक्ष। अब ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होता क्या है, एक ऐसी लाइन जिस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक हो, एक ऐसी रेखा जिसके परितः परवलय सममित हो, उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखा गया तो ये पैराबोला का एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस, परवलय का अक्ष क्या है, एक्स अक्ष है। तो उन्होंने किया क्या, डेफिनेशन के हिसाब से S से P की डिस्टेंस और P से M की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए थी कि नहीं, तो उन्होंने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया a,0। अब P जब इसके ऊपर घूम रहा है तो जितनी 0,0 से ये लाइन नाप सकते थे, तो जितनी दूरी ये थी उतनी ही दूरी पीछे चलोगे कि नहीं, तो जब उतनी दूरी पीछे चले तो इसलिए x बराबर माइनस a लिख गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन मिली। अब ये दो चीजें उन्होंने फिक्स कर ली, तो इन दोनों चीजों को फिक्स करने के बाद इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, तो वो इक्वेशन ऐसे सॉल्व करके निकाल दी गई। तो ये वो बात है जिससे कैसे निकाला गया, सब कुछ छुपा किसके अंदर है, इसके अंदर है, लेकिन इससे हम लोग को काम नहीं करना, हम लोग को तो ये इसका जो रिजल्ट आया है इसके हिसाब से काम करना है। क्योंकि अब ये ऐसा वो ना करते तो भी इनको समस्या थी, क्यों, क्योंकि ऐसे तो पैराबोला लिख लोगे तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएंगे ना, तो इसलिए उन्होंने 4 पैराबोला को स्टैंडर्ड कर दिया। क्या, इनका एक्सिस 1, 2, 3 और 4, यानी कि हम लोग के सिलेबस में वो पैराबोला रह गए जिनका एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यानी कि जिनका अक्ष जो है वो निर्देशांक अक्ष है, यानी एक्स अक्ष है या फिर क्या, वाई। और जब इनको फिक्स कर दिया गया इसीलिए हमसे बोला गया कि याद करना है। अब अगर मैं ये पॉइंट याद नहीं करूंगा तो मुझसे क्वेश्चन नहीं होने वाला कुछ भी काम इसमें, तो अब मैं पॉइंट लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये पॉइंट है हम लोग के, ध्यान रखेंगे, फोकस, ये चीजें फिक्स है, इसमें कोई नोटेशन चेंज नहीं होगा। फोकस मतलब फिक्स है कि एस से ही लिखा जाएगा, वर्टेक्स को O से लिखा जाएगा, तो फोकस a,0, वर्टेक्स 0,0। एंड ऑफ लेटर सेक्टम ये है, ये है। एंड ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है, नाविलंब होता क्या है, एक ऐसी लाइन जो हमेशा फोकस से जाए, यानी नाभि से होकर जाए और परवलय के अक्ष के ऊपर लंब हो, वो नाविलंब रेखा कहलाती है। यानी कि ए लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लाइन ऑफ लेटस रेक्टम। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो परवलय का पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, वो लाइन होगी जिसके अबाउट वो सिमेट्रिक होगा, मतलब सममित होगा, वो रेखा जिसके परितः वो सममित होगा। तो यहाँ देखें ये फिगर जो है किसके अबाउट दिख रहा है, एक्स एक्सिस, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या, y बराबर 0। यहाँ पे क्या दिख रहा है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, y अक्ष के परितः, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या, x बराबर 0, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और अब डायरेक्ट्रिक्स हमेशा ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, ओरिएंटेशन के बैक साइड डायरेक्ट्रिक्स होगी हमेशा, फोकस ओरिएंटेशन के क्या, बैक साइड, जिधर फिगर बना उसके ठीक पीछे। और आगे की बात, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, तो ये इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, इसकी इक्वेशन क्या है, ये x बराबर a आएगी। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, नाभिलंब की लंबाई चाहे कोई भी पैरा हो बोला हो, वो हमेशा 4a ही मिलेगी। ये पॉइंट हमें स्टैंडर्ड याद रखने पड़ेंगे चारों पैराबोला के लिए। ये हुआ, ये हुआ, अब इसमें क्या, माइनस के साथ आगे लिखते हैं, पहले ये नोट कर लें। तो ये हो गए सारे पैराबोला 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, तो इनको पूरा नोट कर लेंगे, इनके पॉइंट हम लोग को याद रखते हैं, इनके बगैर कोई काम नहीं होगा, उसको लिख लेंगे। तो ये 4 पॉइंट के बाद ये 2 पॉइंट, मतलब 2 चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है। क्या, पहला कि हम लोग जितना भी पढ़ते हैं पैराबोला, उन सभी का एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, यानी परवलय का अक्ष या तो एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है। दूसरी बात ये
कि अगर ऐसा हो जाए, हालांकि होगा नहीं, फिर भी क्या कि अगर पैराबोला का एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यानी परवलय का अक्ष निर्देशांक अक्ष के समानांतर हो जाए। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो एक्सिस हो गया पैराबोला का एक्सिस, यानी कि ये जो एक्सिस बन गया ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये अक्ष हमने एक बनाया जो निर्देशांक अक्ष के समानांतर है। तो कैसे इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी, मान लो हमने ये वाला फिगर बना दिया है ये पैराबोला का, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो हम लोग सब लोग ध्यान रखेंगे ये पॉइंट निकालेंगे और ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। तो और उसके बाद ये जो चारों पैराबोला हैं उनमें से देखेंगे ये किस तरीके के दिख रहा है। तो ये पैराबोला हमें कैसे दिख रहा है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला दिख रहा है, और चूंकि ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला है इसको कैसे लिखोगे, इसमें जो लिखा गया अल्फा बीटा इसमें y वाला कोऑर्डिनेट y के साथ माइनस हो जाएगा और x वाला कोऑर्डिनेट x के साथ माइनस हो जाएगा, मतलब x वाला निर्देशांक x के साथ माइनस करके लिख दोगे और y वाला y के साथ, तो जो भी पैराबोला होगा ये ऐसा उसकी इक्वेशन लिख दी जाएगी। अब मान लो जैसे मैंने एक पैराबोला ये बना दिया, ये, और इसका फिगर ऐसा है और इसका वर्टेक्स जो है अल्फा कॉमा बीटा, तो अब इसकी इक्वेशन कोई क्या लिखेगा, तो ये चारों में से देखोगे कैसा वाला है, वाई स्क्वायर बराबर -4ax वाला है, तो इस वजह से इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा होल ऑफ स्क्वायर -4a y माइनस बीटा। बात समझ गए कि नहीं, तो इसको अब नोट कर लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में जैसे ये पहला यहाँ से हम लोग देख लेते, पहले समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। अगर हम लोग सब लोग ध्यान दें तो इसको हम लोगों ने O लिखा था और ये S था a,0। थोड़ी देर के लिए इसको मैं M लिख दे रहा हूँ। तो अगर मैं पूछूं M क्या है तो मैं ये बोल सकता हूँ M जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, यानी कि M जो है नियता और परवलय के अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है। सुनते जाएंगे अभी। तो अब अगर सब लोग ध्यान दें तो मैं कहूँ M और S का मिड पॉइंट निकालो। M और S का क्या निकाला, मिड पॉइंट। तो जैसे यानी M और S का मध्य बिंदु निकाला तो क्या मिलेगा हमें, O मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड कैपिटल M। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये L, ये क्या था, एंड ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि नाभीय जीवा के सिरे, ये L डैश है, ये a,-2 है। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं, L और L डैश का मध्य बिंदु निकाला जाए तो वो हम लोग को फोकस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ एंड ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि नाभि जो होगी नाभिलंब सिरे के मध्य बिंदु होती है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ से ये भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस देखी जाए, यानी शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी देखी जाए तो वो a है, और इसी चीज़ को हम लोग ध्यान करें तो L और L डैश जो होता था वो 4a होता था, ठीक। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज द 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। शीर्ष से नाभि की दूरी जो है नाभिलंब लंबाई की 1/4 होती है। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हम लोग, ये हो गया एक पॉइंट। फिर उसके बाद हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का अगर डिस्टेंस देखा जाए, यानी कि नाभि से नियता के बीच की दूरी देखी जाए तो 2a है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी नाभि से नियता के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, आधी होगी। और अगला आखिरी पॉइंट क्या, कि यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे वर्टेक्स, फोकस और कैपिटल M ये हमेशा पैराबोला के एक्सिस के ऊपर होगा, यानी शीर्ष, नाभि और M जो बिंदु होगा वो हमेशा परवलय के अक्ष के ऊपर स्थित होगा, ठीक। दूसरी बात कि हमेशा ओरिएंटेशन, ये क्या है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बैक साइड पीछे की तरफ ही हमेशा नियता होगी, और
परवलय के अंदर हमेशा क्या, नाभि स्थित होगी। यहाँ तक बात हम लोग को समझ में आ गई पूरी। अब एक आखिरी बात और इसमें ध्यान रखनी है, अगर पैराबोला का एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है या पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो उस केस में हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। कौन सी? 1 से लेकर 5 के बीच की कोई भी फॉर्म होगी यूज होगी। लेकिन अगर पैराबोला का एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, यानी परवलय का अक्ष निर्देशांक अक्ष नहीं है और ना ही निर्देशांक अक्ष के समानांतर है, तो उस स्थिति में हमेशा परवलय को निकालने के लिए, पैराबोला को निकालने के लिए हम पैराबोला के एक्सिस का यूज करते हैं, मतलब उसके, हम सीधे बोले उसकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं अगर पैराबोला का एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है। समझ गए बात यहाँ तक? अब उसकी डेफिनेशन क्या थी? SP इक्वल टू PM थी, और एक पॉइंट और था। क्या पॉइंट है वो अभी हम बता रहे हैं। पहले यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैं इन्हीं सभी पॉइंट को लिख देता हूँ जो भी हमने बताए हैं, और इनको सब लोग अपना नोट कर लेंगे फिर। तो ये वो पॉइंट जो हमने भी बताए थे वो पूरे इसको नोट कर लेंगे। अब वो लास्ट पॉइंट कि अगर पैराबोला का एक्सिस नाइदर पैरेलल नॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी परवलय का अक्ष ना तो निर्देशांक अक्ष और ना ही निर्देशांक अक्ष के समानांतर है, तो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको नोट कर लो पहले। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, अगर परवलय का अक्ष जो है वो ना तो निर्देशांक अक्ष और ना ही निर्देशांक अक्ष के समानांतर है, यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला नाइदर पैरेलल नॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो उस केस में या तो हम इससे निकाल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, यानी SP बराबर PM, और SP बराबर PM क्या था हम लोग को याद है, ठीक है, कि भाई ये जो है ये P पॉइंट था, ये S था, और P से M पे डायरेक्ट इसके ऊपर क्या था, परपेंडिकुलर, तो इससे निकल आएगा सीधे। या फिर हम इससे भी निकाल सकते हैं क्या, कि एक P पॉइंट ले लोगे x, y, और P पॉइंट से जो है पैराबोला के एक्सिस का स्क्वायर बराबर लेटस रेक्टम, और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, यानी बिंदु P से परवलय के शीर्ष पर खींची गई स्पर्शी के ऊपर लंब डाल दोगे। अब ये पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x के लिए लिखा है, तो किसी के दिमाग में ना है कि x स्क्वायर बराबर 4ay के लिए दूसरा होगा, नहीं, ये कोई भी पैराबोला हो, किसी भी तरीके का हो, सबके लिए यही ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ पर ये पहले इधर y का स्क्वायर ये आ जाएगा, LR मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी नाभिलंब की लंबाई। तो ये नोट कर लेंगे। अब फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं, अब देखो ये सब इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ ये वाला कैसे लिखा है, इसमें y बदल गया, y माइनस बीटा से x बदला है x माइनस अल्फा से, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, तो मैं ये बोल सकता हूँ x माइनस अल्फा बराबर 80 स्क्वायर और y माइनस बीटा बराबर 280, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस 80 स्क्वायर और बीटा प्लस 280, और सिक्स्थ फिर क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस बीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, x बदल गया x माइनस अल्फा से सेकेंड वाले में, और y बदल गया y माइनस बीटा से, तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ये लिखे हैं। तो ये अल्फा प्लस 280 और ये बीटा प्लस 80 स्क्वायर, तो ये आ गए इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। नोट कर लेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन है कुछ कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने जिसका फोकस ऑफ वर्टेक्स है, दूसरे को इन पॉइंट में एंड ऑफ लेटस रेक्टम में नाभिलंब के सिरे हैं, और तीसरे में इस बिंदु से जा रहा है जिसका एक्सिस ये है, ठीक। तो सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन में पैराबोला की इक्वेशन निकालने को मिलेगी तो सब लोग क्या सोचेंगे, तो सब लोग ये सोचेंगे सबसे पहला पॉइंट कि पैराबोला का एक्सिस कैसा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है या कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है या ऑब्लिक है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। यानी पैराबोला का अक्ष पहले देखा जाएगा और उसके बाद फिर हम ये सोचेंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पैराबोला का एक्सिस अगर पैराबोला का अक्ष निर्देशांक अक्ष हो गया तो सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म से हो जाएगा, और पैराबोला का अक्ष जो है परवलय का अक्ष अगर निर्देशांक अक्ष नहीं है तो फिर वो डेफिनेशन या फिर दूसरा जो पॉइंट बताया था। तो सब लोग यहाँ पे अगर देखें पहले पार्ट में तो हम लोग को क्या दिख रहा है, ये फोकस दिया गया, यानी नाभि कितनी 0,4 है, वर्टेक्स 0,7, तो वर्टेक्स ऊपर हो गए। अब ये सारा का सारा जो पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर है,
सबके दिमाग में बात आनी चाहिए कि क्या पॉइंट हमने ऑब्जर्वेशन बताया था कि पैराबोला के एक्सिस के ऊपर ही वर्टेक्स और फोकस होता है, यानी परवलय के अक्ष के ऊपर ही परवलय का शीर्ष भी होता है, नाभि भी होती है, बताया गया था कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये नाभि है, तो तुरंत सबके दिमाग में आएगी बात, ये पैराबोला घूम कैसे रहा होगा, ये पैराबोला का एक्सिस हो गया, तो पैराबोला घूमेगा कैसे, ये ऐसे घूमेगा। अब ये ऐसे ही क्यों घूमेगा, क्योंकि हमने ये भी याद दिलाया था कि ओरिएंटेशन के अंदर ही हमेशा क्या होगी, फोकस, जो परवलय को घुमाव होगा उसी के अंदर ही क्या स्थित होगी, नाभि। तो यानी ये पैराबोला हमें इसकी शक्ल कैसी दिखने लगी, इसकी शक्ल दिखने लगी एक्स स्क्वायर बराबर 4ay दिखने लगी, नहीं दिखी, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay जैसी दिख रही कि नहीं। और ये क्या वर्टेक्स है यानी शीर्ष है, तो ये किसका काम करेगा, अल्फा और बीटा। फिर हमने क्या बताया था, एक्स वाला एक्स के साथ माइनस कर दोगे और वाई वाला वाई के साथ, तो यानी कि x माइनस अल्फा होल ऑफ स्क्वायर बराबर -4a y माइनस बीटा, तो ये आ गया। अब a कैसे निकलेगा, तो वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस, तो ये कितनी आएगी, ये 3 आ गई कि नहीं आ गई, तो यानी कि ये a आ गया 3 और तो ये इसका इक्वेशन आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन, बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब उसके बाद इसको नोट करेंगे, फिर दूसरा करना शुरू करते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान दें तो -4,2, सबसे पहले पैराबोला का क्वेश्चन जैसे ही हम लोग को मिलेगा, हम लोग के दिमाग में उसके लिए एक्सेस के लिए बात चलनी चाहिए, परवलय का अक्ष। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो लाइन दिख रही है ये एंड ऑफ लेटस रेक्टम की, यानी कि नाविलंब रेखा है ये, ठीक। अब तुरंत मेरे दिमाग में एक बात आई, ये जो नाविलंब रेखा दिख रही थी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी कि नहीं, एक्स एक्सिस के समानांतर थी। तो तुरंत और एक बात दिमाग में आ गई, क्या कि जो लाइन ऑफ लेटस रेक्टम होती है वो पैराबोला के एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। भाई नाविलंब जो समीकरण होता है, नाविलंब जो रेखा होती है वो परवलय के अक्ष के ऊपर लंबवत होती है, और साथ में वो परवलय की कहाँ से पास होती है, नाभि से, यानी उसके फोकस से निकलती है। और फोकस क्या है, अगर एंड ऑफ लेटस रेक्टम पता है तो हम इसका फोकस निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे, इसका मिड पॉइंट। पैराबोला का चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि तुम्हें ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए, अगर ऑब्जर्वेशन पता ही नहीं तो इसका क्वेश्चन कोई नहीं हिलने वाला है। तो यहां पे कितना रहेगा, -1,2, ये तुम्हें मिल गया फोकस। और अब जो लाइन ऑफ ये एक्सिस होगी वो ऐसे होगी कि नहीं होगी, और जब ये तुम्हें मिल गई तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि वर्टेक्स कैसे निकालें। तो तुरंत मेरे दिमाग में बात ये आएगी कि यानी शीर्ष निकालना है, तो शीर्ष कैसे निकलेगा, तो मुझे पता है कि फोकस से वर्टेक्स की डिस्टेंस a होती है, तो यानी l और l' मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। l और l' की लंबाई कितनी है, 6 है कि नहीं, और ये कितना होता है 4 है, तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। और जब 3/2 आ गई तो फोकस से a दूरी पर ही तो वर्टेक्स होता है, a डिस्टेंस पे ही तो वर्टेक्स होगा। तो इसका मतलब मैंने a डिस्टेंस चला। अब जब मैं a डिस्टेंस इसमें चल रहा हूं तो यहां पे जब मैं पहुंचा तो तुरंत मेरे दिमाग में एक बात आई कि x में तो कोई बदलेगा नहीं, लेकिन ऊपर चल रहा हूं तो ये 2 + a बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां से -1, ये आ गया, और जब ये आ गया तो अब मैं पैराबोला ये देख सकता हूं। अब इस जगह हम लोग अगर चाहें तो मैं इस पैराबोला की इक्वेशन लिख सकता हूं कि नहीं, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला L-OL, तो इसका मतलब कि इसकी इक्वेशन क्या आ गई, ये एक्स स्क्वायर बराबर -4ay ली है, तो यानी कि x + 1 का स्क्वायर बराबर माइनस, और a की वैल्यू तो हम लोग निकाल के बैठे हैं y माइनस दिस। अच्छा, अब यहाँ पैराबोला एक ही बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि फोकस से a यूनिट पर वर्टेक्स होती है, नाभि से a दूरी पर शीर्ष होता है। तो ये थोड़ी मुझे पता है कि ऊपर है कि नीचे, तो जब ऊपर चल सकते हो तो इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे
कि पैराबोला में अगर मुझे एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पता है तो हमेशा 2 पैराबोला निकलेंगे। अगर ना विलंब के सिरे मुझे पता है तो उस केस में परवलय के हमेशा 2 समीकरण आएंगे। तो अब इसमें ए इकाई नीचे आ जाऊंगा मैं, और जब ए इकाई नीचे आ जाऊंगा, कहीं भी बना दो ऐसे रफ, वो तो सॉल्व करने पता लगेगा। तो ये चीज कैसी हो जाएगी, ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। तो अब ये जो पैराबोला आ गया ये ऐसे आ गया, तो इसकी इक्वेशन मैं ओ डैश लिख देता हूं। तो यहां से अब मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ पैराबोला एल डैश ओ डैश एल, और ये क्या हो जाएगी x + 1 स्क्वायर बराबर 4, a की जगह 3/2 और y - 1/2। तो ये आ गई पैराबोला की इक्वेशन। क्लियर, इसको नोट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत यूज किया जाता है, ये इस चैप्टर में भी और दूसरे चैप्टरों के साथ ये मिक्स करके भी इसका इस्तेमाल होता रहता है। देखो यहाँ पे हमको अब ये क्या निकालना था, तीसरे वाले में एक पैराबोला इन पॉइंट से जा रहा है और उसका एक्सिस x एक्सिस मतलब उसका अक्ष x अक्ष है। तो सबसे पहले सबको दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि पैराबोला का भाई एक्सिस x एक्सिस है, यानी परवलय का अक्ष x अक्ष है। तो x अक्ष होने की स्थिति में वो पैराबोला कहीं भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन जितने भी लिखे हमने पैराबोला, ये जितने भी इनफाइनाइट पैराबोला लिखे हैं, इन सभी के बीच में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन बात ये है कि इन सभी का y 0 है। ठीक, x क्या है मुझे पता नहीं, तो इसका मतलब कि इस केस में इस पैराबोला पे कहीं भी फिक्स कर लेता हूं मैं, इसका वर्टेक्स क्या होगा, अल्फा कॉमा 0 जैसा होगा। अल्फा की वैल्यू प्लस है कि माइनस है, कौन डिसाइड करेगा, सॉल्विंग होने के बाद। अब ये y² बराबर -4ax वाला है कि y² बराबर 4ax वाला है, ये a के ऊपर डिपेंड करेगा, a प्लस है कि माइनस। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लेनी होगी वो इक्वेशन ऐसे ले ली जाएगी, और यहाँ पे कोई कहे कि नहीं मैं माइनस से करना चाहता हूँ तो माइनस से कर लो, उस पर कोई गलती नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात तुमको मैं बता दूं कि हमने जितना भी पैराबोला अभी तक पढ़ा है उसमें हमने कहीं a के बारे में लिखाया ही नहीं कि a प्लस है कि माइनस है, वो तो अपने आप सेट हो जाएगा। पैराबोला 4 हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो मेरा 2 से ही सॉल्व हो जाएगा पूरा, वो तो तुमको पहले नहीं बता रहे थे कि याद कर लो, ताकि हमारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर a माइनस होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अपने आप a माइनस में आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया, a ही बदला है किसे, -a से आगे के पैराबोला के लिए। इनमें कहीं हमने बताया ही नहीं कि a प्लस है कि माइनस है, समझे। तो केवल इन 2 पैराबोला के सारे पॉइंट याद हैं तो भी हमसे पूरा पैराबोला बन जाएगा। अब उसके बाद a और अल्फा अननोन है, तो इन 2 की वैल्यू निकालनी। तो इन 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसने कहा है ये पैराबोला यानी ये पैराबोला इन बिंदुओं से होके जा रहा है, तो ये अगर इन पॉइंट से वो होके जा रहा है तो ये पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ये इक्वेशन ए हो गई। अब 2,5 यहां जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, और अब इनको डिवाइड कर दो। ये कट जाएगा, और अब इसमें जो है हम लोग सिंप्लीफाई करके अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या रही, और वो अल्फा की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में कहीं पुट कर देंगे, जिससे मुझे a मिल जाएगा, और a और अल्फा की वैल्यू इक्वेशन a में रख दी जाएगी, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फटाफट सॉल्व करके a और अल्फा की वैल्यू बताओ। तो यहाँ से a और अल्फा की वैल्यू इतनी है, अल्फा की वैल्यू 41/8 और a की वैल्यू -2 रख दिया, ये आंसर आ गया। तो ये देखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस, ये देखो परवलय का समीकरण बताना है जिसकी नाभि ये है और वर्टेक्स ये, तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि पैराबोला ऐसे घूम रहा होगा, और जब ये इस तरीके से घूम रहा है तो ये इक्वेशन जो पैराबोला की हो गई, ये y² बराबर -4x वाले फॉर्म की है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गई वो 4 हो गई, तो यानी a का वैल्यू ये आ गया। तो अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी,
y माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4 और x माइनस 8। तो यहाँ पर 10 ये आ गया। तो ये हो गए पहले पार्ट के काम खत्म। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल यानी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू होंगे, फिर फोकल कार्ड के बारे में बात होगी और उनसे रिलेट आर्टिकल और देन फिर उस पार्ट के क्वेश्चन। तो ये बेसिक वाला पहला जो पार्ट था वो उसका काम हम लोग का ख़त्म हो गया है। तो इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।